हेलो एवरीवन। बीएससी फाइनल ईयर के पिछले वीडियो में हमने पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंतर्गत उसके पॉपुलेशन के कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा, जिसमें पहला कैरेक्टर था पॉपुलेशन डेंसिटी। इस वीडियो में हम उससे आगे के कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो कैरेक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन में दूसरा कैरेक्टर आता है नेटेलिटी या जन्म दर। नेटेलिटी मीन्स प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स और ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ पॉपुलेशन। तो किसी पॉपुलेशन या समष्टि में किसी ऑर्गेनिज्म के नए संतति का उत्पन्न होना, उसकी दर जो है वो नेटेलिटी कहलाती है या जन्म दर कहलाती है। द नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड पर फीमेल पर यूनिट टाइम इज नॉन एज रेट ऑफ नेटेलिटी। यानी कि इसमें प्रति फीमेल प्रति यूनिट यानी प्रति इकाई समय में उत्पन्न किए गए ऑफ स्प्रिंग या संतति की संख्या को हम रेट ऑफ नेटेलिटी या जन्म दर जो है वो कहते हैं। नेटेलिटी कैन बी ऑफ टू टाइप्स, यानी जन्म दर जो है वो दो प्रकार की हो सकती है। फर्स्ट आती है पोटेंशियल नेटेलिटी या इसे कहते हैं अधिकतम जन्म दर। मैक्सिमम ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड अंडर मोस्ट सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन, यानी सबसे अधिक उपयुक्त पर्यावरणीय परिस्थितियों में उत्पन्न सर्वाधिक संततियों की संख्या, ये कहलाती है पोटेंशियल नेटेलिटी। दिस वैल्यू इज थियोरिटिकल एंड कांस्टेंट फॉर अ गिवन पॉपुलेशन। ये वैल्यू या ये जो मान होता है पोटेंशियल नेटेलिटी का, ये थियोरिटिकल है एक प्रकार से, तथा किसी भी पॉपुलेशन या समष्टि के लिए यह कांस्टेंट या स्थिर होता है। दूसरा आता है इकोलॉजिकल नेटेलिटी या जिसे कहते हैं पारिस्थितिक जन्म दर। द नंबर ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड अंडर प्रिवेलिंग एनवायरमेंटल कंडीशन, जिसका मतलब है कि जो एनवायरमेंटल पर्यावरणीय परिस्थितियां हैं उसके अंतर्गत जितने भी ऑफ स्प्रिंग या संततियां उत्पन्न होती है उसे कहते हैं हम इकोलॉजिकल नेटेलिटी। तो यहाँ पर जो है पोटेंशियल में मैक्सिमम ऑफ स्प्रिंग, जो अनुकूलतम परिस्थितियां होती है उनके अंदर उत्पन्न होने वाली संततियां जो है वो अधिकतम जन्म दर में आती है। और पारिस्थितिकी जन्म दर के अंतर्गत यानी जो जितने भी आसपास का जो एनवायरमेंटल कंडीशन होती है उसके अंदर जितनी भी ऑफ स्प्रिंग या संततियां उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं पारिस्थितिकी जन्म दर। फॉर्मूला फॉर बर्थ रेट, तो जन्म दर निकालने के लिए ये फॉर्मूला काम में लिया जाता है। बर्थ रेट इज इक्वल टू बी अपॉन स्मॉल टी। तो बी जो है यहाँ पर प्रदर्शित करता है नंबर ऑफ स्प्रिंग, यानी संततियों की जो संख्या है, और उसमें जो है वो समय का भाग दिया जाता है, तो हमें बर्थ रेट प्राप्त होती है। तीसरा जो कैरेक्टर आता है ये है मॉर्टेलिटी या जिसे कहते हैं मृत्यु दर। मॉर्टेलिटी रेफर्स टू नंबर ऑफ डेथ्स पर यूनिट पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम, यानी किसी इकाई समय पर किसी इकाई समष्टि में होने वाली मृत्यु की जो संख्या होती है उसे हम मॉर्टेलिटी कहते हैं। रेट ऑफ डेथ ऑफ इंडिविजुअल्स रेफर्ड टू एज मॉर्टेलिटी रेट इज ऑफ टू टाइप्स। तो रेट ऑफ डेथ जो मरने की जो दर है उसे ही हम मॉर्टेलिटी रेट जो है वो कहा जाता है, और ये दो प्रकार की होती है। फर्स्ट आती है मिनिमम मॉर्टेलिटी रेट यानी न्यूनतम मृत्यु दर। द थियोरिटिकल मिनिमम डेथ रेट विच अकर्स अंडर आइडियल कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट विद मिनिमम लिमिटिंग फैक्टर्स, यानी ये एक प्रकार से थियोरिटिकल रेट है जिसमें आइडियल कंडीशंस होती है, यानी आदर्श परिस्थितियों में जो कि पर्यावरण की होती है, और उसमें लिमिटिंग फैक्टर भी बहुत कम हो, उसमें होने वाली जो मृत्यु होती है वो मिनिमम मॉर्टेलिटी रेट कहलाती है। दूसरे प्रकार की जो मॉर्टेलिटी आती है उसे कहते हैं इकोलॉजिकल मॉर्टेलिटी रेट, यानी पारिस्थितिकीय मृत्यु दर अंडर नेचुरल एनवायरमेंटल कंडीशंस, यानी प्राकृतिक पर्यावरणीय परिस्थितियों में द डेथ रेट में बी मोर, यानी कि मृत्यु दर जो है वो बहुत ही अधिक हो सकती है। एंड दिस एक्चुअल डेथ रेट इज रेफर्ड टू एज इकोलॉजिकल मॉर्टेलिटी। तो इसका मतलब है कि ये जो वास्तविक मृत्यु दर होती है इसे ही हम इकोलॉजिकल मॉर्टेलिटी कहते हैं, यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट कंडीशंस के अंदर, इसमें आइडियल कंडीशंस नहीं होती है। जो प्राकृतिक रूप से पारिस्थितिकी के अंदर जो परिस्थितियाँ उपलब्ध है उसके अंदर जो होने वाली डेथ है वो इकोलॉजिकल मॉर्टेलिटी कहलाती है। तो डेथ रेट के लिए ये फॉर्मूला काम में लेते हैं डी अपॉन टी, जिसमें डी जो है वो नंबर ऑफ डेथ्स होती है और टी होता है पर्टिकुलर टाइम। द रेशियो ऑफ बर्थ रेट एंड डेथ रेट इज कॉल्ड वाइटल इंडेक्स। तो जो जन्म दर है और मृत्यु दर है, इन दोनों का जो अनुपात है
वो कहलाता है वाइटल इंडेक्स। तो किसी भी पॉपुलेशन का वाइटल इंडेक्स उसकी बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों को अगर जब 100 से गुणा करते हैं तो हमें ये वाइटल इंडेक्स प्राप्त होता है। इसके बाद फोर्थ कैरेक्टर आता है एज डिस्ट्रीब्यूशन, या जिसे कहते हैं आयु वितरण। ए पॉपुलेशन इज कंपेराइज्ड ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स, यानी किसी समष्टि के अंदर विभिन्न प्रकार के आयु समूह के जीव जो है वो सम्मिलित होते हैं, या सभी प्रकार आयु के जीव पाए जाते हैं। एज स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉपुलेशन दस derives from the proportion of individuals in different age groups। तो एज स्ट्रक्चर या जो आयु वितरण है ये किसी भी पॉपुलेशन के अंदर हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि उनमें प्रत्येक जीवों के विभिन्न प्रकार की जो एज ग्रुप है उनके अनुपात में ही ये एज स्ट्रक्चर जो है वो पाया जाता है। फॉर कन्वीनियंस द एज कैटेगरीज हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 मेजर स्टेज। तो सुविधा के लिए आयु की जो कैटेगरीज है उनको हम 3 मुख्य अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। तो एज स्ट्रक्चर में 3 प्रकार की जो एज है वो आती है। पहली इसमें प्री रिप्रोडक्टिव, दूसरी आती है रिप्रोडक्टिव, और तीसरी आती है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो प्री रिप्रोडक्टिव जो स्टेज है, यानी कि इसमें ऐसी रिप्रोडक्शन से पहले की जो एज होती है इसे प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज कहते हैं। दूसरी आती है रिप्रोडक्टिव स्टेज, जिसमें समष्टि में रिप्रोडक्शन करने में सक्षम होने वाले जीव आते हैं। और फिर आता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, यानी रिप्रोडक्शन के बाद की जो एज होती है वो उसमें आती है पोस्ट रिप्रोडक्शन में। तो इनको 3 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। तो यदि रैपिड ग्रोथ होती है तो उनमें फर्स्ट स्टेज में अधिक जो है वो इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज़ में कम इंडिविजुअल्स होते हैं, और तीसरी जो आती है पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज, इसमें बहुत ही कम जो है वो संख्या होती है। तो ये रैपिड ग्रोथ के अंदर इस प्रकार से स्लोप हमें प्राप्त होता है। दूसरा जो पिरामिड है ये प्रदर्शित करता है स्लो ग्रोथ में। ये स्लो ग्रोथ होने पर इसमें फर्स्ट स्टेज यानी प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज के अंदर अधिक इंडिविजुअल्स होते हैं, यानी इनकी संख्या जो है वो अधिक होती है। उससे कम हो जाती है रिप्रोडक्टिव फेज़ में, संख्या कम होती है, लेकिन इसमें जो समय है वो अधिक होता है। तो रिप्रोडक्टिव फेज़ जो है वो अधिक समय तक चलती है। और उसके बाद तीसरी जो अवस्था आ जाती है वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज़ होती है। अगर कोई कम्युनिटी कोई पॉपुलेशन अगर स्टेबल है तो उसमें इस प्रकार से बेल शेप में हमें ग्रोथ जो है वो प्राप्त होती है। और यदि मान लीजिए किसी पॉपुलेशन के अंदर श्रिंकिंग, यानी इसमें घटती हुई क्रम में यदि पॉपुलेशन का एक्सपेंशन हो रहा है तो इसमें किस प्रकार से होगा कि जो इसमें फर्स्ट फेज है प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज, उसमें संख्या कम होती है। दूसरा जो रिप्रोडक्टिव फेज है उसमें इनकी संख्या अधिक होती है, और फिर उससे कम जो है वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में पाई जाती है। तो इस प्रकार से एज स्ट्रक्चर के आधार पर अलग अलग प्रकार के ग्राफ जो है किसी पॉपुलेशन के लिए प्राप्त हो सकते हैं। इसके बाद 5वां जो कैरेक्टर आता है पॉपुलेशन का, ये होता है पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन, या इसे कहते हैं समष्टि दोलन। पॉपुलेशन इन एन एरिया इज अनस्टेबल इन नेचर, यानी प्रकृति में समष्टि के अंदर किसी क्षेत्र में जो समष्टि है वो अस्थिर प्रकार की होती है। इट ऑलवेज शोज चेंजेज, और ये हमेशा परिवर्तन प्रदर्शित करती रहती है। तो किसी भी पॉपुलेशन के अंदर स्टेबल जो है वो नहीं होती है कोई भी पॉपुलेशन, ये हमेशा चेंज होती रहती है। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी इज कॉल्ड पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन, यानी कि किसी समष्टि में वृद्धि या कमी होना उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी के अंदर, यानी समष्टि घनत्व के अंदर कमी या वृद्धि होना, उसे हम पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन या समष्टि दोलन हम कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लक्चुएशंस, तो समष्टि में 2 प्रकार के दोलन होते हैं। फर्स्ट आता है सीजनल फ्लक्चुएशन, यानी मौसमी दोलन या ऋतुनिष्ठ दोलन हम कह सकते हैं। इट इज़ कॉज्ड बाय सीजन्स, और ये जो है अलग अलग मौसम में परिवर्तन के कारण होता है। एग्जाम्पल, मॉस्किटोज आर हाईएस्ट इन रेनी सीजन एंड लोअर इन अदर सीजन। तो मॉस्किटोज या मच्छरों की जो संख्या है वो बारिश के समय में अधिक हो जाती है और दूसरे सीजन्स के अंदर कम होती है। तो ये किसी इनमें यानी मच्छरों की जो पॉपुलेशन है उनके अंदर जो फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं वो सीजन के कारण हैं, इसलिए हम इसे सीजनल फ्लक्चुएशन कहते हैं। दूसरा आता है एनुअल फ्लक्चुएशंस या वार्षिक दोलन।
इट हैपन्स वंस इन ईयर, यानी कि ये साल में केवल एक बार होता है कि उन किसी भी पॉपुलेशन किसी भी इंडिविजुअल की पॉपुलेशन में कमी या वृद्धि होती है, तो उसे हम एनुअल फ्लक्चुएशन कहते हैं। सम प्लांट्स, बर्ड्स और इंसेक्ट इटीसी, ये जो है जितने भी कुछ प्लांट्स होते हैं जो साल में एक बार अधिक वृद्धि करते हैं या उनकी समष्टि अधिक बढ़ जाती है। कुछ बर्ड्स होते हैं ऐसे जो साल में एक बार उनकी संख्या अधिक पाई जाती है और बाद में उनकी संख्या कम हो जाती है। और कुछ कीट होते हैं ऐसे जिनमें ये एक साल में एक बार इनकी संख्या जो है वो घटती या बढ़ती है, तो हम उसे जो है वो एनुअल फ्लक्चुएशंस जो है वो कह सकते हैं। बोथ फ्लक्चुएशंस आर कंट्रोल्ड बाय एबायोटिक लिमिटिंग फैक्टर्स, और दोनों ही प्रकार के जो दोलन होते हैं, फ्लक्चुएशंस होते हैं, ये दोनों ही नियंत्रित होते हैं अजैविक लिमिटिंग फैक्टर यानी सीमाकारी कारकों के द्वारा ये दोनों ही प्रभावित होते हैं। इसके बाद अगला जो कैरेक्टर आता है इसे हम कहते हैं बायोटिक पोटेंशियल या जैविक विभव। व्हेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर फेवरेबल, जब वातावरणीय कारक या पर्यावरणीय कारक अनुकूल होते हैं, एंड स्टेबल और स्थिर होते हैं, देन पॉपुलेशन ऑब्टेन इट्स मैक्सिमम एबिलिटी टू बिकम स्टेबल, तो इसमें समष्टि जो है वो अधिकतम योग्यता प्राप्त कर लेती है स्थिर होने के लिए, तो उसे हम कहते हैं बायोटिक पोटेंशियल। इट इज़ कॉल्ड बायोटिक पोटेंशियल ऑफ पॉपुलेशन, ऑल्सो कॉल्ड रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, और इसे जो है वो प्रजननीय विभव भी कहते हैं, क्योंकि जब किसी पॉपुलेशन के अंदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो फेवरेबल हो और स्टेबल हो, तो उनमें प्रजनन की दर जो है वो सर्वाधिक होती है, और यही जो है वो बायोटिक पोटेंशियल भी कहलाता है। बायोटिक पोटेंशियल वाज फर्स्टली यूज्ड बाय चैपमैन 1928, तो बायोटिक पोटेंशियल शब्द का जो पहला उपयोग था वो चैपमैन ने किया था। द बायोटिक पोटेंशियल ऑफ ए टिपिकल पॉपुलेशन इज़ ऑलवेज स्टेबल इन एवरी सिचुएशन, तो चैपमैन के अनुसार किसी भी पॉपुलेशन प्रारूपिक जो पॉपुलेशन होती है, प्रारूपिक समष्टि, उसका बायोटिक पोटेंशियल या जैविक विभव हमेशा स्थिर पाया जाता है प्रत्येक सिचुएशन के अंदर। तो किसी भी सिचुएशन में किसी भी समष्टि का जो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल या बायोटिक पोटेंशियल होता है वो हमेशा स्टेबल पाया जाता है। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम इससे आगे के पॉपुलेशन के कैरेक्टर्स पढ़ेंगे।